हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था? हम लोगों ने टॉपिक स्टॉप किया था, हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने सेक्शन 139(1) की स्टडी की थी, बेसिक सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि what are those persons who are mandatorily required to file the return of income by or before the end of due date. That was क्या था ये? इसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था जिसमें हम लोग को कंपल्सरीली बोला गया था कंपनी हर हालत में रिटर्न जमा करेगी, फर्म हर हालत में रिटर्न जमा करेगी, लोकल अथॉरिटी अगर वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन जो ऊपर छोड़ करके वो चार बताए थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाती है 10A, 10B, 10BA, 1038 एंड चैप्टर 6A के बेनिफिट्स को देने के पहले, तो वो भी कंपल्सरीली अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद बताया था अगर किसी पर्सन जो बेनिफिशियल ओनर है और उसकी कोई एसेट जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल है आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, तो अगर कोई बैंक अकाउंट का वो सिग्नेटरी अथॉरिटी है तो उसको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। इतना देखा था। तो उसके बाद हम लोगों ने ड्यू डेट की बात की थी। आपको याद होगा जुलाई में नॉन ऑडिटेड केसेस थे, नवंबर में 92E इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले टॉपिक्स कवर हुए थे, ट्रांसफर प्राइसिंग, और लास्ट ऑडिट केसेस थे जिसमें हम लोगों ने देखा कंपनी को करना ही करना है ऑडिट, तो उनको सितंबर रिटर्न दाखिल करनी है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी जी। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी वर्किंग पार्टनर होगा फर्म का जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी है, तो उसको भी 30 सितंबर तक बोला गया था। एम्प्लॉयर के पास अब एम्प्लॉय अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल कर सकते हैं ड्यू डेट के पहले। अगर ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उनकी रिटर्न्स को फाइल करे, और अगर एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो मान लिया जाएगा कि 139(1) के प्रोविजंस को फॉलो किया गया है। कोई भी पर्सन अगर अपनी रिटर्न को चाहे तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन, जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट दोनों के लिए अब कह दिया गया है कि बेटर है कि वो बिना इंटरफेस किए हुए फिजिकली डिपार्टमेंट में गए बिना वेब पोर्टल के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, रेडेबल मीडिया के थ्रू। ये हम लोगों ने देख लिया था। लॉस रिटर्न में एक अमेंडमेंट आया था, वो भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एसएससी अपने पीजीबीपी 72, स्पेक्युलेटिव बिजनेस 73A स्पेसिफाइड बिजनेस 74, कैपिटल गेन एंड 74A ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस के बिजनेस लॉस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड अगर करना चाहता है तो उनको अपनी लॉस रिटर्न दाखिल करनी ही करनी होगी बाय और बिफोर द एंड ऑफ द ड्यू डेट। अगर वो ऐसा करते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी रिटर्न 139(1) में दाखिल कर दी है जी। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस है तो उनको कोई रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ बेटर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। दैट इज़ गुड ना। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम अपनी रिटर्न दाखिल करें। क्यों ना रिटर्न दाखिल करें भाई। चलो बिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं। बिलेटेड रिटर्न में भी एक नया अमेंडमेंट आया था जिसमें 142(1) को मैंने उसमें कट किया हुआ है। अगर कोई एसएससी जिसको 139(1) में रिटर्न दाखिल की जानी चाहिए थी और उसने अपनी रिटर्न दाखिल नहीं की है समय पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर अपनी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। बर्थडे वाला बताया था जी सर। 139(4)A में मैंने आपको बताया था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट देने से पहले। अच्छा, सेक्शन 139(4)B बताया था पॉलिटिकल पार्टी 113A के बेनिफिट्स को देने के पहले अगर उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक हो जाती है तो उनको अपनी रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सेक्शन 13A का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। याद आया होगा, मैंने ये चीज़ क्लियर की थी। रिवीजन हो रहा है तो थोड़ी जल्दी होगा, थोड़ा आराम से नहीं होगा। ये हम लोगों ने लास्ट 1 घंटे में पढ़ा था लास्ट सेशन में। आज हम लोग सेक्शन 139(4)C को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग सेक्शन 139(4)C को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसिफिक नाम मैं लूँगा और उनको भी कहा गया है कि सेक्शन 10 का बेनिफिट लेने से पहले
अपनी रिटर्न सेक्शन 10 का बेनिफिट लेने से पहले वो ये देखें क्या उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है क्या। अगर हाँ, मैंने क्या बोला, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जिसमें से मैं एक को पिक कर लेता हूँ, न्यूज़ एजेंसी या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, चले साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस। तो अगर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और उसकी इनकम सेक्शन 10 का बेनिफिट लेने के पहले मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है, अगेन दे आर नीडेड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर और बाय द एंड ऑफ ड्यू डेट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो 139(4)(c) में लिखे हुए हैं। उनमें पहला है न्यूज़ एजेंसी, दूसरा है रिसर्च एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वेंचर कैपिटल कंपनी, ट्रेड यूनियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अगर ये एसएससी हैं जिनका मैंने नाम लिया और इनकी इनकम सेक्शन 10 का बेनिफिट लेने के पहले यानी बिना सेक्शन 10 का बेनिफिट दिए, इफ देयर इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, then again they are needed to file their return of income before or by the end of due date। जी सर समझ में आ गया। अब आप मत बताइए, 139(4)(d) बता दीजिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में बता रहा है 139(4)(d। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के बारे में बताता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर उसकी इनकम भले ही मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अधिक ना हो, या ये कह सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट अब तक डिस्कस किए हैं 139 से लेकर 139(1) से लेकर 139(4)(c) तक, अगर उसमें वो फॉल नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज बच गए किसी भी कीमत पर, अगर बच गए तो अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है हर एक यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन which is not required, which referred under section 35(1), which is not required to furnish the return of income or loss under any other provisions of the section 139। अगर 139 के किसी भी प्रोविजन में वो फॉल नहीं कर पाए, और तो अगर वो किसी भी तरह से फॉल कर नहीं पाए या उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहते हैं हम तो किसी भी प्रोविजन में फॉलो नहीं करते, हमारी इनकम उतनी नहीं है, हम किसी और प्रोविज़न में आ ही नहीं पाए, और हम तो सेक्शन 35 का बेनिफिट, 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35, सेक्शन 30, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो सेक्शन 35 में कवर्ड है और वो सेक्शन 139 के किसी भी ऊपर के प्रोविजंस में फॉल नहीं कर पाया, जिसके कारण वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बच सकता है, कहा गया ना, आप अपनी रिटर्न दाखिल करेंगे ही करेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूं 139(4)(d)। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज और एवरी इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड, एवरी इंस्टीट्यूशंस मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड अंडर सेक्शन 35। तो साइंटिफिक रिसर्च में रेफर्ड कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है और वो किसी 139 की किसी दूसरे प्रोविजन में फॉल नहीं कर पाया, जिसके कारण वो बच सकता था रिटर्न दाखिल करने से, तो 139(4)(d) कहता है मैं बचने नहीं दूंगा, आपको रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है 139(4)(e), अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है और 139 के किसी ऊपर के प्रोविजन में फॉल नहीं कर पाया रिटर्न भरने के लिए, तो कहा गया बिजनेस ट्रस्ट हो ना, उसने कहा हाँ, तो बेटा रिटर्न भरो। आप अगर बिजनेस ट्रस्ट हैं, बिजनेस नहीं बिजनेस ट्रस्ट हैं, बिजनेस ट्रस्ट आपको बताया जा चुका है, अगर आप बिजनेस नहीं बताया है तो पहले इस टॉपिक को पढ़ लें। अगर आप बिजनेस ट्रस्ट एसएससी हैं, पर्सन हैं, और आप किसी भी सेक्शन 139(1) में फॉल नहीं, 139 की किसी ऊपर के सेक्शन में फॉल नहीं कर पाए, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि मैं तो रिक्वायर्ड ही नहीं हूँ रिटर्न फाइल करने से, गलत सोचते हैं आप अपनी इस सोच को सुधार लें। लिखा है 139(4)(e) ने कि हर एक बिजनेस ट्रस्ट को जो 139 के ऊपर के प्रोविजंस में फॉल नहीं कर पाया, दे आर नीडेड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली अंडर सेक्शन 139(4)(e। जी हाँ, सेक्शन 139(4)(f) कहता है इन्वेस्टमेंट फंड।
अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, जिस तरह बिजनेस ट्रस्ट, उसी तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है और ऊपर के किसी प्रोविजन में फॉल नहीं कर पाया रिटर्न फाइल करने के लिए, तो सेक्शन 139(4)(f) कहता है मैं हूं ना, आपको तो रिटर्न दाखिल ही करनी है। सोच लो, क्या तुम इन्वेस्टमेंट फंड हो? उसने कहा हाँ, तो आंख बंद कर लो, तुमको तो रिटर्न दाखिल ही करनी है। अगर ऊपर के किसी प्रोविजन में तुम फॉल नहीं कर पाए तो सेक्शन 139(4)(f) कहता है कि आप रिटर्न अपनी दाखिल कर दें। किसमें? 139(4)(f) कहता है आप अपनी रिटर्न दाखिल करें ही करें, आप बच नहीं सकते। 139(4)(a), B, C, D, E, F, इतनी चीज़ों को देखा। 139(4)(a) हमारा चैरिटेबल था, 139(4)(b) हमारा पॉलिटिकल पार्टी था, 139(4)(c) आज मैंने स्पेसिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया था, मेडिकल और ये वो। 139(4)(d) मैंने आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। 139(4)(e) में हमने आपको बिजनेस ट्रस्ट के बारे में बताया। 139(4)(f) में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बताया। आते हैं रिवाइज्ड रिटर्न, सेक्शन 139(5). सेक्शन 139(5) ये कहता है कि बिल्कुल ये समझ लें कि अब तक आपने अगर कभी पहले पढ़ा ही होगा बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम में रिवाइज रिटर्न, तो दिमाग से निकाल दें क्योंकि रिवीजन हुआ है इसका। रिवाइज रिटर्न के सेक्शन का रिवीजन हुआ है, रिवाइज्ड रिटर्न के सेक्शन का रिवीजन हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन हुआ है। मैं पुरानी बात तो नहीं बताऊंगा, अगर मैं पुरानी बात बताऊंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि अब तक हम लोग बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप दिमाग से निकाल दें। रैशनलाइज किया गया है सेक्शन को। अगर किसी एसएससी ने सेक्शन 139(1) या सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न दाखिल की है, 139(1) में नॉर्मल रिटर्न और 139(4) में बिलेटेड रिटर्न दाखिल की है, अगर किसी एसएससी ने अपनी कोई रिटर्न दाखिल की है 139(1) यानी बिफोर और बाय द एंड ऑफ ड्यू डेट, अगर उसने रिटर्न दाखिल की है या ड्यू डेट बीत जाने के बाद भी बिलेटेड रिटर्न में उसने रिटर्न दाखिल की है, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते। गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रेजेंट कर दी है और उसको अपनी गलती का पता चलता है तो उसको उसकी गलती सुधारने का मौका दें, भले ही उसने बिलेटेड रिटर्न क्यों ना फाइल की हो। He can revise its return of income very well. Yes, sir. तो if any person having furnished return under section 139(1), ये पहले की तरह है। 139(4) जो 142(1) को रिप्लेस करके 139(4) रखा गया है। अब 142(1) की अगर आपसे नोटिस मांग करके आपकी रिटर्न मांगी गई थी, आपके ऊपर नोटिस डाला गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके ऊपर नोटिस आया था सेक्शन 141 to 142(1) का, और आपने उस नोटिस के रेफरेंस में अपनी रिटर्न दाखिल की है, खबरदार अब आप इस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। मामला पलट चुका है, मामला पलट चुका है। 142(1) की नोटिस के अगेंस्ट अगर आपने कोई रिटर्न दाखिल की है, हम लोग देखेंगे 142(1) में, जिसमें कहा जाएगा रिटर्न फाइल कर। क्यों नहीं रिटर्न तूने दाखिल किया? रिटर्न दाखिल करना था ना। असेसिंग ऑफिसर ऐसे दाखिल आपको नोटिस देगा और आपसे कहेगा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने रिटर्न, आपकी इनकम कितनी है, टैक्स कितना बनता है, आप रिटर्न दाखिल करिए। मुंह से मत बोलिए, रिटर्न दाखिल करिए और एक निश्चित समय दे देगा कि आप रिटर्न दाखिल करिए, और उस निश्चित समय के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं तो वो माना जाएगा आपने 142(1) में नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न दाखिल की, एंड इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड एट ऑल, और वो नोटिस रिवाइज नहीं की जा सकती। 139(1) में और 139(4) में अगर आपने रिटर्न दाखिल की है, अपनी इच्छा से दाखिल की है, देर से ही सही लेकिन की तो है ना, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा रिवीजन का। यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। कब तक रिवीजन कर सकते हैं? अरे जब तक बिलेटेड रिटर्न भरने का टाइम था ना, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। सेम वही टाइम पीरियड यहाँ भी कॉपी कर दिया गया। बिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते थे? मैंने बताया था अगर इस साल रिटर्न नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं, इस साल को खत्म हो जाने दो, ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने आ जाने दो, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो जाने दो। मैं बात कर रहा हूं किसकी? बिलेटेड रिटर्न 139(4) की।
मैंने उसमें आपको ये बताया था, अगर आपने सही समय पर बर्थडे नहीं मनाया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही समय पर बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया या कोई दोस्त आपको बर्थडे विश करने से चूक गया तो वो आपके पास आता है और कहता है यार जरा पार्टी दे देना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो आप वही बासी वाला मिठाई या उसको पेस्ट्री खिलाते हो। अगर देर से विश कर रहे हो तो अभी पेस्ट्री बची हुई है, केक बचा हुआ है, वही खा लो। ऐसे ही करते। चलो छोड़ो वो बात, वापस आते हैं बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न मैंने कहा था अगर आपने सही समय पर रिटर्न दाखिल नहीं की तो उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर को ख़त्म हो जाने दो, 1 साल और आपको मिलता है एक्स्ट्रा। यानी अगर मैं प्रीवियस ईयर 15-16 प्रीवियस ईयर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 16-17 की बात करूं तो मुझे इसकी रिटर्न इस साल के बीच में जमा कर देनी थी ड्यू डेट में, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इस साल के ख़त्म होने के बाद 1 साल और 17-18, यानी मैं बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2018 या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद आया होगा मैंने इसी तरह आपको एग्जाम्पल भी दिया था कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। जी सर याद आ गया। सेम यही टाइम पीरियड आपकी 139(5) में रिवाइज रिटर्न में दी गई है। नाउ यू कैन रिवाइज योर रिटर्न सो मेनी टाइम्स, देयर आर नो लिमिट्स ऑफ टाइम। एक दिन रिवीजन किया, दूसरे दिन रिवीजन किया, तीसरे दिन रिवीजन किया, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न ऑफ इनकम कब तक? तब तक जब तक कि आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 1 साल न खत्म हो जाए या कंप्लीशन न हो जाए असेसमेंट का, तब तक आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन खबरदार 142(1) के नोटिस के अगेंस्ट अगर आपने रिटर्न दाखिल की थी तो उस रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते। अच्छी बात है, आगे चलें सर। अब 2 चीज़ें, सेक्शन 139(6) और सेक्शन 139(6)(a) सामने हैं आपके, और दोनों में देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा सबमिट करनी है। 139(6) कहता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको कुछ और डिटेल्स डालनी पड़ेंगी अपनी रिटर्न में। मैं फिर बोलिए सर। मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक केसेस में, अंडरलाइन कर लेंगे, द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द रिटर्न शैल रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ, इतना है। लेकिन 2 कॉमा के बीच में एक वर्ड फंस गया है, वो अलग सेंटेंस है, इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस। यानी ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस की कंडीशन में एक पर्सन को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरते समय ये भी डिटेल देनी पड़ती है। कौन सी? कुछ स्पेसिफिक केसेस में कौन सी डिटेल? आखिर वो कौन सी ऐसी इनकम कमाता है जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो बताओ। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आपको ये इंफॉर्मेशन और डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, एसेट्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू, क्या आपके पास कोई एसेट इतने रुपए या इतनी यूनिट से ज़्यादा है? हाँ, तो आप उसकी डिटेल बताएं। अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड है, आप उसकी डिटेल बताएं। अगर आपने पर्टिकुलर किसी प्रेस्क्राइब्ड हेड में कोई खर्च किया है एक लिमिट से ऊपर, तो आप उसकी डिटेल बताएं। आपसे पूछा जा सकता है बताओ क्या पिछले साल आपने रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया था क्या? आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपका जवाब है हाँ में, तो मान लेते हैं। 139(6)(a) की बात करते हैं। अगर कोई एसएससी है और उसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, अगर कोई एसएससी है, 139(6) बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था कि भाई आपके पास कोई स्पेसिफिक एसेट है क्या, स्पेसिफिक केसेस में कोई एसेट है क्या इस वैल्यू से अधिक या इतनी क्वांटिटी से अधिक। आपने पर्टिकुलर किसी प्रेस्क्राइब्ड हेड में ज़्यादा खर्च किया है क्या। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड है तो उसकी डिटेल आप बता दो। और अगर आप कोई इनकम एग्जेम्प्ट जो है टैक्स से उसको कमाते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दो। ये पूछ सकता है। लेकिन 139(6)(a) केवल उन्हीं एसएससीज पर एप्लीकेबल है जो बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, और उनसे कहा जाएगा आप अपनी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा डालो। ऊपर की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है 139(6), लेकिन 6(a) की इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों से मांगी जा सकती है जो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं।
कहा जा सकता है कि आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो, साथ में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 44AB की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो। अच्छा, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल का बिजनेस करते हैं या आपके कोई एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर सबमिट करो। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं तो आप उनको भी यहाँ पर डिटेल, नाम, पता और फ़ोन नंबर दो। आपसे मांगा जा सकता है कि आप अपने सारे के सारे पार्टनर्स के नाम, पते और फ़ोन नंबर दें, हाँ या ना? जी सर। तो ये इंफॉर्मेशन एडिशनली मांगी जा सकती है किसी से भी। 139(6) की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एसएससीज के केस में, चाहे वो बिजनेस करते हों या ना करते हों, मांगी जा सकती है। 139(6) की इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों से मांगी जा सकती है जो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। उनसे कहा जा सकता है, भाई आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो आप अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ब्रांच है, यूनिट है, डिवीजन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपसे कहा जाएगा अगर आप फर्म चलाते हो, एओपी बीवाई चलाते हो, तो आप अपने सारे के सारे मेंबर्स और पार्टनर्स के नाम, पते और फोन नंबर दो, आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को शामिल करो। ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और इसमें भी इस साल एक अच्छा खासा अमेंडमेंट आया है, और वो है आपका सेक्शन 139(9). हेडिंग है इसकी डिफेक्टिव रिटर्न। क्या है ये डिफेक्टिव रिटर्न और क्यों है ये डिफेक्टिव रिटर्न? रिटर्न डिफेक्टिव, अब तक हम लोग सुनते थे मेरा रोबोट डिफेक्टिव है, रोबोट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान डिफेक्टिव है, लेकिन अब मेरी रिटर्न भी डिफेक्टिव है। ऐसा नहीं कहीं से फटी हुई है, आप खोज रहे हो कहाँ से फटी हुई है, ना ना, उससे कोई लेना देना नहीं। रिटर्न फटी हुई हो तो डिफेक्टिव नहीं। अगर आपने कोई डिफेक्टिव रिटर्न, मैं बताऊंगा वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है, मैं डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले तो ये समझ लें, अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको इंटीमेट किया जाएगा नोटिस के थ्रू कि भाई आपकी रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, ये डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दें 15 दिनों के अंदर। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर आप इस रिटर्न को रेक्टिफाई कर दें, या फिर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया जा सकता है 25 दिन, 22 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एज पर द सिचुएशन। तो प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर एक नोटिस सर्व करता है और कहता है कि आपकी रिटर्न हमें मिली, बधाई हो, लेकिन जो रिटर्न हमें मिली है दैट इज डिफेक्टिव वन। ट्राई टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ दिस लेटर, और द प्रॉपर ऑफिसर कैन गिव यू एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, 20 days, 25 days, वॉट एवर द केस इज। And the assessee should try to rectify that defect within that time period, means within a 15 days or the extended time period. If the assessees fail to do so, then in that case the return will be treated as defective, and it would be treated that the assessee was failure to furnish the return of income duly in time. ओके, मान लिया जाएगा, अगर आपने गलती सही नहीं की तो मान लिया जाएगा कि जो आपने रिटर्न दाखिल की है ना वो सही समय पर दाखिल नहीं की। नहीं, वो आपने दाखिल ही नहीं की। सर मैंने तो दाखिल की थी, दाखिल ही नहीं की। यू डिडंट फर्निश योर रिटर्न ऑफ इनकम। सर अच्छी बात है ना, जब रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल ही नहीं की, मान लिया गया, तब तो हम सब बच जाएंगे। नहीं बच पाएंगे। आपने चीख कर बोल दिया रिटर्न दाखिल करके कि ये मेरी इनकम है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम पर आपके ऊपर इस तरह से प्रोविजन लगाएगा कि मेरे पास प्रूफ है आपके द्वारा आपने रिटर्न दाखिल की, लेकिन वो डिफेक्टिव है, अब हम इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे जैसे कि आपने रिटर्न दाखिल की ही नहीं। रिटर्न दाखिल की ही नहीं तो पेनाल्टी भी झेलो, इंटरेस्ट भी झेलो, एसएससी इन डिफॉल्ट का केस भी झेलो। तो 15 दिन या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर बेटर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट।
ओके ओके, अगर आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करने में टाइम लग गया, मान लेते हैं 25 दिन की बजाय 30 दिन लग गया, 35 दिन लग गया, 1.5 मंथ लग गया, आपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर दिया, बट आफ्टर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपके इस डिले को कंडोन कर सकता है, माफ कर सकता है, कोई बात नहीं, रिटर्न दाखिल तो किया आपने, अभी असेसमेंट नहीं ना कंप्लीट हुआ था, आपने अपना असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले अपनी रिटर्न को, आपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लिया, दैट इज ओके, वी हैव गिवन यू अ लिमिटेड टाइम पीरियड, बट आफ्टर दैट, इवन आफ्टर यू हैव रेक्टिफाइड योर रिटर्न ऑफ इनकम, not in that given period of time but beyond that, but we can condone the delay. This is the discretionary power available with the assessing officer to give you the relaxation. okay, अच्छा सर, अभी तक आपने एक चीज नहीं बताई कि ये डिफेक्ट किन किन केसेस में माना जाता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर मैं देख ही लूंगा, पढ़ ही दूंगा। पहला, आपने अपनी रिटर्न गलत उठा ली, ITR 1 की जगह ITR 2 उठा ली, सपोज करें, आपने कॉलम सही तरीके से नहीं भरे, स्टेटमेंट सही तरीके से फिलअप नहीं किए, अनेक्सर सही तरीके से फिलअप नहीं की, यानी अगर आपने गलत रिटर्न उठा ली या आपने रिटर्न्स के सारे कॉलम्स, एनेक्सर्स और स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली फिलअप नहीं किया, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न मान ली जाएगी, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न मान ली जाएगी। आपने TDS के लिए क्लेम किया है, आपने TCS का क्लेम किया है, आपने सेल्फ असेसमेंट पेड का क्लेम किया है कि ये टैक्स है मैंने पे कर दिया है, अरे रसीद भी तो लगाओ, रसीद भी तो लगाओ, ऐसे कैसे मान लें पे किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भगवान नहीं है कि आपने लिख दिया मैंने 5 लाख का टैक्स जमा है और उसकी आंखों के सामने वो रसीद और रिसीट आ जाएगी, ना 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 ना, आपको अटैच तो करना पड़ेगा। TDS का क्लेम कर रहे हैं कि किसी ने मेरा टैक्स काट लिया, अरे बताओ ना किसने काटा, उसका सर्टिफिकेट तो मिला होगा। TCS का आप क्लेम कर रहे हैं, रसीद को अटैच करें, मीन्स उस पर्टिकुलर फॉर्म को अटैच करें साथ में जिसके लिए आप क्लेम मांग रहे हैं। तो अगर आपने TDS, TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्लेम मांगा है पेमेंट का, तो उनकी अटैचमेंट लगानी पड़ेंगी साथ में। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, फिलहाल अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनकम कॉम्प्यूटेशन चार्ट आपने अटैच नहीं किया। ये जो इनकम कॉम्प्यूटेशन चार्ट है, आपकी इनकम आई कैसे, ये जो आप रिटर्न में दिखा रहे हो मेरी इनकम 8,70,000 है, हाउ यू अराइव्ड दिस वन इनकम। ऐसे थोड़ी कि आपने 870 880 दिखा दी, अरे बताओ कैसे आई, उसके लिए कॉम्प्यूटेशन चार्ट आपको अटैच करना पड़ेगा जी। अगर आपकी ऑडिट होती है तो ऑडिट रिपोर्ट 44AB की दाखिल करनी पड़ेगी जी। सर ये तो हमें मालूम है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो अगर ऑडिट होती है तो हमें ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ दाखिल करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर आपकी कोई कंपनी लॉ के हिसाब से ऑडिट हुई है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट हुई है, कॉस्ट ऑडिट वगैरह, तो उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा, उसके भी चीज़ों को आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अटैच करनी पड़ेगी। And if you are not maintaining your regular books of account, then in that case आपको कम से कम सेल की डिटेल, ग्रॉस रिसीट की डिटेल, GP ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल, NP नेट प्रॉफिट की डिटेल, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड स्टॉक अवेलेबिलिटी की डिटेल्स दिखानी पड़ेंगी अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो जी। अच्छा, कभी कभी आपको पर्सनल अकाउंट्स भी डिटेल भी अटैच करनी पड़ती है। फर्म AOP और BOI के केस में मेंबर्स की डिटेल अटैच करनी पड़ेंगी।
और पार्टनरशिप फर्म के केस में कैपिटल अकाउंट्स और यानी पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। जी सर, समझ में आ गया। ये होती हैं पॉइंट्स, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न नहीं कही जाएगी। सर एक बार बता दीजिए फिर से, डिफेक्टिव रिटर्न में इन पॉइंट्स को ध्यान दें। रिटर्न आप सही पिक करें, सही फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो रिटर्न डिफेक्टिव। सारे कॉलम्स प्रॉपर वे में फिलअप करें, अनेक्सर्स स्टेटमेंट ढंग से पढ़ें और उनको फिलअप करें और ढंग से साइन करें। साइन करना भी एक कला है, अगर आपने रिटर्न पे अपने साइन नहीं किए तो वो भी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी। ऐसे कैसे रिटर्न किया आपने, रिटर्न फाइल की और उसमें आपने अपने सिग्नेचर नहीं किए। कॉम्प्यूटेशन चार्ट तो आपको अटैच करना ही करना है। अगर आपने TDS, TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया है उसका क्लेम कर रहे हैं तो उसकी भी कॉपीज आपको अटैच करनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर आपकी टैक्स ऑडिट हुई है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगर किसी और लॉ या कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी ऑडिट हुई है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपको अटैच करनी पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको अटैच करना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, आपको सेल, ग्रॉस रिसीट, जीपी, एनपी, कैश एंड बैंक बैलेंस और स्टॉक की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आपको अपने पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट्स की भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर आप कोई AOP BOI है तो आपको अपने मेंबर्स की भी पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल देनी पड़ेंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होने की चांस है। यहाँ तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी 139 तक। एक और आज का इम्पॉर्टेंट सेक्शन हर एक को जानने की ज़रूरत होती है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। सेक्शन 139A बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लाइफ के हर पॉइंट में काम आता है। आपको कई चीज़ों के बारे में मालूम भी होगा कि पैन नंबर की ज़रूरत है। कई बार सुनने में आया पैन मांगा गया। जरा देखते हैं वो कौन से ऐसे केसेस हैं जहां बिना पैन नंबर के काम नहीं होने वाला, या जहां पर पैन नंबर को कोट करना जरूरी है, या यहां पर पैन नंबर के लिए अप्लाई कर देना बेटर है। तो अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर रहे हैं, आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या टैक्स के दायरे में आती है, तो विदाउट हैविंग पैन यू कांट डू दैट। जी नहीं कर सकते। आपको अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक में आप कोई 50,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट कर रहे हैं किसी के नाम से या अपने नाम, अपने अकाउंट में, तो सिंगल डे में आप 50,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट भी नहीं कर सकते आप बिना पैन नंबर के। आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो पैन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप FD करवाने जा रहे हैं 50,000 की तो उस समय भी आपको बैंक से, तो उस समय भी आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैन नंबर के 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से अधिक की FD आप बनवा भी नहीं सकते बिना पैन नंबर के। अच्छा, 5 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर आपको पैन नंबर का कोट करना पड़ेगा, बिना उसके आप प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकते। जी सर। अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं जिसमें टू व्हीलर शामिल नहीं है, 4 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेस करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। जी सर। अगर आप कोई सिक्योरिटीज़ खरीदने और बेचने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से अधिक है, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से अधिक है, तो वहाँ पर भी आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप टेलीफोन कनेक्शन लेने जा रहे हैं, चाहे सेल्युलर हो या बेसिक,
तो उस केस में भी आपको पैन नंबर को कोट करना पड़ेगा। जितने भी रिटर्न्स होते हैं, जितने भी चालान होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, वहाँ आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। बिना पैन नंबर कोट किए काम नहीं चलने वाला। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और 25,000 रुपये से अधिक का खाना एक बार में खा लेते हैं, पॉसिबल नहीं, मीटिंग हुई खा लिया, तो उस समय आपको पैन नंबर को कोट करना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट है जिनको जानना जरूरी है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या आपको क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है तो बिना पैन नंबर के आपको कार्ड इशू नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर आपने परचेज किया है म्यूचुअल फंड 50,000 से अधिक, या पब्लिक इशू में आपने पार्टिसिपेशन किया है, या आरबीआई के बॉन्ड्स आप खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर बिना पैन नंबर के काम नहीं चलने वाला। ये वो पॉइंट हैं जिनको जानना जरूरी है कि ये वो केसेस हैं जहाँ बिना पैन के काम नहीं हो सकता। तो अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन मार्केट में करते हैं, यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर सैलरीड पर्सन, इवन दो यू आर नीडेड टू हैव अ पैन नंबर, क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। बिना पैन नंबर के अब आपका काम होना पॉसिबल नहीं है, स्मूथ वे में तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी कभी ना कभी। तो ये पैन नंबर। अच्छा, एक और चीज़, पैन नंबर एक और जगह जरूरी होता है। अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो डिडक्टर बिना आपका पैन नंबर लिए टीडीएस नहीं काट सकता, वो पैन नंबर लेगा आपका। डिडक्टर डिडक्टी का पैन नंबर लेगा ही लेगा जी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। सर एक बार और बता दीजिए, जितने भी रिटर्न्स होती हैं, जितने भी चालान होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, तो वहां पर हमें पैन नंबर लेना पड़ता है। अब देखो ना, सर्विस टैक्स बिना पैन नंबर के नहीं मिल सकता, जीएसटी आ रहा है बिना पैन नंबर के नहीं हो सकता, बात खत्म। तो जितने भी रिटर्न्स हैं, चालान हैं या डॉक्यूमेंट हैं, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना पैन नंबर के नहीं हो सकते। अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, तो आपको पैन नंबर लेना है। अगर आप रिटर्न दाखिल करने के दायरे में आते हैं तो आपको पैन को अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर रहे हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको पैन नंबर कोट करना ही करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन, अब तो ये भी है, उसको भी ज्वेलरी खरीदने पर 2 लाख रुपए से अधिक उसको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। इसमें नहीं लिखा है लेकिन हो चुका है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। अगर आप कोई मोटर व्हीकल लेने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं 50,000 से अधिक, तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक में बिल पेमेंट कर रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में 25,000 रुपये से अधिक का, तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं 50,000 रुपये से अधिक, आरबीआई के बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं 50,000 से अधिक, तो आपको अपना पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। जितने भी टीडीएस होंगे आपके, उन सब में आपका, जितने भी टीडीएस जो डिडक्टर आपका चार्ज करेगा, टीडीएस आप डिडक्टी हो तो आपका पैन नंबर के काम करना है, तभी आप रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, तो ये वो केसेस हैं जहां पर आपको पैन नंबर चाहिए। हाँ, 50,000 रुपये अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना पैन नंबर के। अगर पैन नंबर है तो 1 लाख डिपॉजिट करो, 2 लाख डिपॉजिट करो या 10 लाख डिपॉजिट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है तो आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और 25,000 रुपये से अधिक का बिल है, चाहे वो टूर का हो, चाहे वो फेयर का हो, चाहे पैकेज का हो, तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। लेकिन नेबरिंग कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया या नेपाल हो गया, तो इस केसेस में आपको पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा। 25,000 वाली लिमिट यहाँ नहीं है नेबरहुड कंट्रीज़ में ट्रैवल करने पर। तो हमें जो आपको बताना था, इतनी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। सेक्शन 139(4)(c), सम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज जिनको सेक्शन 10 में बेनिफिट मिलता है, एवन दो दे आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 10। दूसरा 139(4)(d) यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, 139(4)(e) बिजनेस ट्रस्ट, 139(4)(f) इन्वेस्टमेंट फंड, 139(5) रिवाइज रिटर्न, जिसमें मैंने कहा अमेंडमेंट आया है, बिलेटेड रिटर्न को भी अब हम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन 142(1) की नोटिस के अगेंस्ट अगर कोई रिटर्न दाखिल की गई है तो अब उसको रिवाइज नहीं कर सकते।
रिवीजन का टाइम वही है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर जी। इसके आगे हम लोगों ने सेक्शन 139(6) किसी भी एसएससी से कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपसे इन्फॉर्मेशंस मांगी जा सकती हैं। 6A बिजनेस के केसेस में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस मांगी जा सकती हैं। 139(9) मैंने आपको बताया डिफेक्टिव रिटर्न्स कौन किस कंडीशन में हो सकती है, और 139A मैंने बताया आपको परमानेंट अकाउंट नंबर। इतने सेक्शंस हम लोगों ने डील कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे चलेंगे। मज़ा अभी बहुत आने वाला है, तैयार रहें। लेकिन हाँ, ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। हर जगह जो आदमी आपसे कंसल्ट करेगा बेसिकली वो रिटर्न्स के बारे में कंसल्ट करेगा। बेसिकली वो आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर या डिफेक्टिव रिटर्न्स या नोटिसेस के बारे में आपसे डिस्कस करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। यहाँ तो फिर वो आपसे पूछेगा कि हाउ टू टैकल दिस वन प्रॉब्लम और इशू, और वो असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड आपसे डील करने की बात करेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।